हेलो बच्चों, आज इस चैप्टर के फोर्थ वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फोर्थ वीडियो में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जिक्र करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऑलरेडी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पढ़ने से पहले हम दो थ्योरीज पढ़ चुके थे, जिसमें वर्नर्स थ्योरी थी और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी थी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन आज इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लिमिटेशंस जानेंगे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन थी, क्योंकि ऑलरेडी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर्स थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी उसको मैं पॉइंट वाइज डिस्कस कर सकता हूँ, आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी। एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो पहला लिमिटेशन थी वो ये थी कि इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशंस। उसमें बहुत सारी चीज़ें एजम्पशंस पे बेस्ड थी विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ। दूसरी जो लिमिटेशन थी कि इट डज नॉट गिव एनी आइडिया क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। मैग्नेटिक डेटा कितना मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये नहीं बता पाता था, कितनी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है एग्जैक्ट में, वो उसकी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं प्रेडिक्ट कर सकता था। हम केवल ये कह सकते थे कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, बस। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। उसने ये नहीं बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का डिस्टिंग्विश किस हिसाब से कर सकते हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स। वो थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। It does not give an exact explanation of thermodynamic or kinetic stabilities of coordination compound. That means with the help of valence bond theory it is not possible to give correct explanation to why this particular coordination compound is stable. जो last एक limitation थी वो ये थी, it does not make exact prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of four coordinated complexes. जो जब लिगेंड चार होते हैं तो कोई क्यों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, स्क्वायर प्लेनर बनता है, वो बताया तो था, लेकिन कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन की ऐसा क्यों होता है, रीजन जो थी वो क्लियर कट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में इंफॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देती है। तो इस लिमिटेशन के साथ हम ये पढ़ेंगे। आपसे अपेक्षा है कि आप अगर अभी तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी मैं इस थ्योरी को लिख करके बैठा हूं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। मैं एक एक पॉइंट पढ़ूंगा और समझाऊंगा, क्योंकि खुद पढ़ करके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं आनी है। और सीबीएसई के बोर्ड क्लास 12th एग्जाम में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक इससे कंसर्न्ड क्वेश्चंस कर लेना ये बहुत मुश्किल बात है। तो आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, आप अपने रफ नोट्स बनाइए और फाइनल नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर इतना क्लियर होना चाहिए कि ये एक बार आपने पढ़ लिया तो भूलने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, मैं पहले पढ़ूंगा और आपको समझा दूंगा। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगैंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसने कहा था कि यहां पे कोऑर्डिनेट नेचर नहीं होगा, जो बॉन्ड होगा वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। लिगैंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ अनायंस, यानी अगर वो अनायंस हैं तो उनको पॉइंट चार्जेस माने जाएंगे या डाइपोल माने जाएंगे इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लिगैंड्स तो आपका जो लिगैंड्स हैं वो डाइपोल की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और अगर वो अनायंस हैं या आयंस हैं, पॉजिटिव कैटायन भी हो सकते हैं, तो उनको पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला पॉइंट ये था कि जो लिगैंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। लिगैंड को पॉइंट चार्जेस कहते हैं कब, जब वो कैटायन या एनायन होता है, और वो डाइपोल की तरफ बिहेव करता है जब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो पहला पॉइंट मुझे लगता है समझ में आ गया। जो दूसरा पॉइंट था वो ये था, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर पढ़ूंगा और फिर समझाऊंगा। दूसरा ये पॉइंट था कि जब एक एटम को हम लेते हैं, चाहे वो आयन होता है, और अगर उसके पास डी ऑर्बिटल है, किसी एटम या आयन के पास डी ऑर्बिटल है इस तरह से, तो वो डी ऑर्बिटल डीजेनरेटेड होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेटेड? डीजेनरेटेड का मतलब होता है सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। ये मैंने ड्रॉ किया है डी ऑर्बिटल, इनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर।
और डी जेड स्क्वायर, ये आपके 5 ऑर्बिटल हैं, ये डी जनरेटेड होते हैं। डी जनरेटेड मतलब सभी के एनर्जीज इक्वल होती हैं। लेकिन इस केस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जब उस पे लिगैंड अप्रोच करता है, क्योंकि लिगैंड निगेटिवली चार्ज होता है, लिगैंड जब अप्रोच करता है इन डी ऑर्बिटल्स के पास, तो ये डी जनरेटेड से जनरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरेटेड मतलब टूट जाते हैं अलग अलग एनर्जी में, 2 अलग अलग एनर्जीज में टूट जाते हैं। ये 5 ऑर्बिटल जो डी जनरेटेड थे, जिनकी एनर्जी सेम थी, वो सेम नहीं रह जाते हैं। 3 एक सेट में टूट जाते हैं और 2 एक सेट में टूट जाते हैं। जो 3 एक सेट में टूटते हैं उनको T2G के नाम से जाना जाता है। T बड़ा सा लिख दीजिए और 2 और G छोटा सा लिख दीजिए, इस ऐसे T2G। इन 3 सेट के जो ऑर्बिटल्स एक साथ आते हैं उनको T2G के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम होता है DXY, DYZ और DZX। ये जो DXY इंटर एक्सियल हैं, जो एक्सिस के बीच में होते हैं, X और Y प्लेन के बीच में, Y और Z प्लेन के बीच में, Z और X प्लेन के बीच में जो डबल डम्बल शेप होते हैं डी ऑर्बिटल के, वो 3 वाले सेट एक तरीके के ग्रुप में आते हैं, यानी उनका एनर्जी सेम होती है। और जो बाकी एक्सियल होते हैं, जो एक्सिस पे ओरिएंटेड होते हैं, DX2-Y² और DZ², इन दोनों की एनर्जी एक होती है, यानी ये ग्रुपिंग करके टूट जाते हैं। 3 एक ग्रुप में चले जाते हैं और ये अलग ग्रुप में चले जाते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी अलग होती है और इसकी एनर्जी अलग होती है। जो 3 ऑर्बिटल्स एक साथ रहते हैं उनको T2G ऑर्बिटल कहा जाता है, और जो 2 ऑर्बिटल एक साथ रहते हैं उनको EG, ई ऐसे लिख करके और जी छोटा सा, जी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट छोटा सा, तो EG यानी T2G और EG ग्रुप में टूट जाते हैं। T2G में 3 ऑर्बिटल और EG में 2 ऑर्बिटल होते हैं। पढ़ते हैं, The 5 d orbitals in an isolated gaseous atom, metal atom or ion have same energy, that is they are degenerated orbitals, already we have discussed. But in a complex compound, due to asymmetrical negative field of ligands, the d orbital are no more degenerated and split into 2 set of orbitals. बात हो गई। अब जो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे कैसे टूटे वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, आप इसको अपने वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अब बड़ी मजेदार जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कहता है कि व्हेन इन एन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट का मतलब होता है, जरा समझिएगा बात को, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। जो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट हुआ वो ऑक्टाहेड्रल यानी कि 4 कॉर्नर पे एक ऊपर और एक नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट हो गया। तो ये जो एक्सिस होती है ये एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, और ये जो एक्सिस होती है ये वाई एक्सिस होती है, और ये वाली एक्सिस आपकी जेड एक्सिस हो गई। तो वो कह रहा है इन एन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट द dx² y² एंड dz² ऑर्बिटल्स व्हिच पॉइंट टुवर्ड्स द एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लिगैंड्स विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पे ये आपके ये अगर ऑक्टाहेड्रल लिगैंड है तो ऑक्टाहेड्रल लिगैंड का ये स्ट्रक्चर आएगा, और अगर ये स्ट्रक्चर आएगा और अप्रोच किया लिगैंड ने, अगर लिगैंड अप्रोच करेगा तो किस ऑर्बिटल में आएगा? लिगैंड अप्रोच करेगा तो ऑक्टाहेड्रल में, वो डी ऑर्बिटल में आएगा। तो डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं उसमें से जो एक्सिस के अलोंग है, एक्सिस के अलोंग कौन सा है? ये dz² z एक्सिस के अलोंग होता है, और dx² y² जो होता है वो x के अलोंग होता है और y के अलोंग होता है। बाकी सारे जैसे dxy लिया तो x और y के बीच में, y और z dyz लिया तो y और z के बीच में, ये कंप्लीट नहीं बना, y और z के बीच में एक ये और डबल डम्बल एक ये, y और z के बीच में dxz x और z, ये x एक्सिस ये ले ली, z एक्सिस ये ले ली, x और z के बीच में। लेकिन जब x² y² लिया तो x² के अलोंग और y² के अलोंग, dz² लिया तो केवल z² के अलोंग। तो ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं ये एक्सियल हैं और ये इंटर एक्सियल हैं। ये 3 सेट के जो हैं ये इंटर एक्सियल हैं और ये एक्सियल हैं। जब ये एक्सिस की तरफ अप्रोच करेंगे डी ऑर्बिटल वाले तो इस यहाँ पे लिगैंड कहाँ आएगा? यहाँ और यहाँ आएगा। जब यहाँ लिगैंड आएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, अभी मैं फिर से पढ़ता हूँ, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्स कहाँ आएगा? लिगैंड कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यानी एक्सिस के पास आएगा। जब वो एक्सिस के पास आएगा तो उसके पास तो सारे ऑर्बिटल होंगे, और सारे ऑर्बिटल होंगे तो सारे ऑर्बिटल के पास में से वो वाला ऑर्बिटल जो एक्सिस पे होगा वो ज्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो इंटर एक्सियल वाले हैं जो बीच में आएगा वहां पे ऑर्बिटल लिगैंड अप्रोच ही नहीं कर रहा है, तो वो कम फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, तो उसकी एनर्जी लोअर होगी एज कंपेयर टू एक्सियल वालों से। इसीलिए जो ये वाले सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं dx² y²
और dz², इनकी एनर्जी हाई रहेगी ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि ये रिपल्शन ज्यादा फील करेंगे, क्योंकि एक्सिस पे ही, ये एक्सिस पे ही ओरिएंटेड है, ये भी एक्सिस पे ओरिएंटेड है, और एक्सिस पे ही वो लिगैंड आने हैं, तो वो ज्यादा फील करेंगे। लेकिन इंटरएक्सियल वाले कम रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। जब कम रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो उनकी एनर्जी भी कम होगी। तो वही लिखा हुआ है, इन एन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट द dx² and dz² orbitals which point towards the axis along the direction of the ligands will experience more force and will raised in energy, and the dxyz and dyz, ये दोनों, and dzx, ये dzx orbitals which are directed between the axis will be lowered in energy as compared to average energy in spherical crystal field। क्यों? क्योंकि वो इंटरएक्सियल होंगे, वो लेसर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। Thus, in an octahedral compounds, the degeneracy of 5d orbitals is partially removed। वो कहेगा कि जो डीजेनरेटेड सबकी एक साथ थी, वो सबकी नहीं अलग होगी, दो गुण बच जाएंगे, इसलिए वर्ड यूज हुआ पार्शली। अरे 3 और 2 की तो सेम रहेगी ना, इसलिए पार्शली। तो इनमें 2 गुण बन जाएंगे ड्यू टू लिगैंड इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टू यील्ड 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। उसमें 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल बन जाएंगे। अभी पीछे बात हुई, एक Eg और एक T2G। T2G जो बनेंगे वो इंटरएक्सियल वाले बनेंगे, जो इंटरएक्सियल वाले थे dxy, dyz, dzx, ये इंटरएक्सियल वाले ये बनेंगे, T2G बनाएंगे। और एक्सियल पे जो आएंगे वो ये दोनों होंगे। तो यानी कि वो 2 सेटअप में टूट गए, एक Eg में और T2G में। Eg में 2 ऑर्बिटल बनेंगे, ये दोनों साथ साथ रहेंगे, और T2G ग्रुप में ये तीनों साथ साथ रहेंगे। लिखा है 2 ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी, इनकी एनर्जी हायर रहेगी ऑक्टाहेड्रल में, और इसमें 3 ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी, इनकी एनर्जी कम रहेगी। तो Eg 2Tg समझ में आ गया। कभी भूले तो एक ट्रिक याद रख लेना कि T2G में 3 कैरेक्टर यूज हुए हैं, तो जो 3 वाले हैं वो T2G में जाएंगे। Eg में 2 कैरेक्टर यूज हुए हैं, तो 2 वाले जो जाएंगे वो Eg में जाएंगे। तो ये अपना तीसरा पॉइंट भी यहां पर कवर होता है। अब जो अगला है वो मैंने शेप्स दिखाए हैं, वो पिछला समझाने के लिए मैंने यहाँ शेप्स बना लिए थे ताकि आपका टाइम कम लगे। तो शेप्स आपको क्लियर है, शेप्स आपको पता है। अब जब टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे साहब? जब ये टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, जरा देखिए। मैं ऑक्टाहेड्रल वाली कहानी बता रहा हूं। ये मेटल है और ये लिगैंड है। मेटल लिगैंड के पास आया तो ये उसकी एक्सिस हो गई ऑक्टाहेड्रल की, एक्स वाई जेड मैंने बना रखी है, तो वो एक्सिस पे ही अप्रोच करेगा। तो शुरू में उसकी डी ऑर्बिटल ऐसा था, इतनी एनर्जी थी। यहाँ पे मैंने अगर इधर एनर्जी दिखा दी, एक लाइन से मैंने ऐसे करके एनर्जी दिखा दी, ये मेटल के डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल है तो यानी कि यहाँ पे 5 ऑर्बिटल यहाँ पे हैं, 5 ऑर्बिटल यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब जब वो अप्रोच करने लगा, जब ये कहानी आई, जब वो अप्रोच कर गया ये मेटल के पास, यही वाले मेटल के पास लिगैंड्स आके घेर लिए, तो उसकी एनर्जी कुछ ज्यादा हो गई क्योंकि अनस्टेबल हो गया। तो पहले से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी उन 5 की, अभी तक टूटा नहीं है, उन 5 की एनर्जी इतनी हो गई, यानी ये उसकी एवरेज एनर्जी हो गई बिफोर वो स्प्लिट होने से पहले। इस तरह की एनर्जी लेवल को हम बैरी सेंटर कहते हैं, BARYCENTRE, बैरी सेंटर। तो बैरी सेंटर में ये एनर्जी हो गई। फिर जब वो आकर के जुड़ गए लिगेंड्स आकर के एक्सिस पे जुड़ गए, तो जो एक्सियल वाले थे वो अलग हो गए और इंटर एक्सियल वाले 3 अलग हो गए। तो इनकी एनर्जी, जो ये 3 थे, इनकी एवरेज एनर्जी से इनकी एनर्जी कम हो गई और इस वाले की एवरेज एनर्जी से एनर्जी ज्यादा हो गई। अगर इन दोनों के बीच की एनर्जी, ये जो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बने, एक को कहा गया Eg और एक को कहा गया ये नीचे वालों को T2G। तो अगर इन दोनों की में एनर्जी डिफरेंस कही जाए तो उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। O मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इनके बीच की एनर्जी को हम डेल्टा O से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इन दोनों की जो बीच में है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE के नाम से डेल्टा को जाना जाता है। ये यहाँ पे O लगाने का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर T लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे T लिख दिया, इस जगह पे डेल्टा T छोटा लिख दिया, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कहानी चल रही है। तो फिर से मैं बात करता हूँ, ये मेटल डी ऑर्बिटल 5 थे। जब ये मेटल के पास लिगेंड्स ने अप्रोच किया तो वो थोड़ी सी एनर्जी उसकी ज़्यादा हो गई। उस पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी को हम एवरेज एनर्जी कहते हैं और उस लेवल को बैरी सेंटर कहते हैं। अब बैरी सेंटर पे आने के बाद ये स्प्लिट हो गए साहब, स्प्लिट हो गए। जब वो उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया तो उसमें डी के जो ऑर्बिटल थे 5, जो डी जनरेटेड थे, जिनकी एनर्जी सेम थी, वो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट गए, Eg में और T2G में। T2G में 3 लोग आए और Eg में 2 लोग आए।
ये बात कही, और इसमें जो टोटल एनर्जी थी उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, यानी Eg और T2G में जो एनर्जी डिफरेंस था वो डेल्टा का था, जिसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। और बड़ी मजेदार चीज ये बताऊं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर डेल्टा है तो इस बैरी सेंटर वाले लेवल से Eg की एनर्जी 3/5 ऑफ डेल्टा जीरो ज्यादा रहती है, और इस T2G में 2/5 ऑफ डेल्टा जीरो एनर्जी कम रहती है। तो ये समझ आइएगा कि ऑक्टाहेड्रल पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस में इसकी एनर्जी 3/5 डेल्टा जीरो से ज्यादा रहती है और इसकी एनर्जी 2/5 ऑफ डेल्टा जीरो से कम रहती है। मैं इसको एक फिगर से और समझा रहा हूं आपको, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर मैं इस लेवल को मैं एनर्जी से डिनोट करता हूं कि ये एनर्जी है, तो जब मेटल डी ऑर्बिटल का था, फ्री मेटल था, जब तक किसी लिगेंड्स ने उसको अप्रोच नहीं किया था तब तक उसके 5 ऑर्बिटल थे, डीजेनरेटेड थे, सेम एनर्जी थी, स्टेबल था। लेकिन जैसे ही उसको मेटल लिगेंड ने अप्रोच किया ये कहानी, तो उसकी एनर्जी नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गई। उस समय की एनर्जी को एवरेज एनर्जी कहते हैं, और उस लेवल की एनर्जी जो लेवल माना जाता है उसको बैरी सेंटर कहा जाता है। अगर इन दोनों की एनर्जी, फिर उसके बाद ये टूट गए दो सेट ऑफ में, एक Eg में एक T2G में, अगर इसको डेल्टा टोटल एनर्जी डिफरेंस है दोनों में, तो ऊपर वाला जो हुआ ये यहाँ से जो Eg का लेवल हुआ वो बैरी सेंटर से 3/5 ऑफ डेल्टा जीरो था, और ये जो हुआ वो 2/5 ऑफ डेल्टा जीरो नीचे हुआ T2G की एनर्जी। आप अगर देखेंगे तो मैंने लिखा है 2/5 ऑफ डेल्टा जीरो पिछली बार भी, लेकिन थोड़ा छोटा था तो मैंने इसको बड़ा करके एक पूरे फिगर में दिखा दिया। अब आप कहोगे कि सर अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ऑक्टाहेड्रल यानी कि एक्सिस के, अगर एक्सिस ऐसी होती है तो देखिए इनके इंटर एक्सियल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ये लोग, ये सारे के सारे इंटर एक्सियल अप्रोच हुए, यानी इसका मतलब जो इंटर एक्सियल वाले अप्रोच नजदीक पड़ेंगे तो आपकी इंटर एक्सियल वाले की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहेड्रल में अगर ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हुई तो ये 3 वाले नीचे और 2 सेट वाले ऊपर रहेंगे। लेकिन कहीं अगर ये टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग हुई तो 2 वाले नीचे रहेंगे और 3 वाले ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि अप्रोच करेगा लिगेंड इंटर एक्सियल पे, क्योंकि टेट्राहेड्रल ये होता है और ये एक्सिस के जस्ट इंटर एक्सियल वाले, क्योंकि जो शेप होता है इसका, जो शेप होता है इसका इंटर एक्सियल वाले का, वो अप्रोच करता है इंटर एक्सिस से, 2 एक्सिस के बीच में से, इसलिए जो इंटर एक्सियल वाले हैं वो ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे और यहाँ पे टूट के उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये वही लेवल 5 ऑर्बिटल, ये 5 ऑर्बिटल बैरी सेंटर वाले, यहाँ पे फिर से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई, डेल्टा टी से डिनोट करेंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे इंटर एक्सियल वाले की एनर्जी ज्यादा और टेट्राहेड्रल वाले की एनर्जी कम। कितनी कम? टेट्राहेड्रल वाले की एनर्जी जो है यहाँ पे, जो ये है, ये कौन सा ग्रुप है, ये है तो T2G ऊपर चले गए आपकी T2G, और यहाँ पे Eg वाले नीचे चले आए, तो T2G कितने ऊपर चले गए, 2/5 ऑफ डेल्टा T ऊपर चले गए, और ये 3/5 ऑफ डेल्टा T नीचे आ गए। तो मेरे ख्याल से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्लियर हो गई है कि यहाँ पे D ऑर्बिटल 2 हिस्सों में टूट गया, D 2 हिस्सों में टूट जा रहा है, चाहे वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और चाहे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये मेरी बात समझ में आपको आई होगी। अगली बात कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चौथा पॉइंट है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जीरो, यानी कि जो टूटे हैं दोनों के दोनों सेट, उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा जीरो, डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लिगेंड एंड चार्ज ऑन द मेटल आयन। किस पे डिपेंड करेगा कि टूटे हैं तो कितना दूर दूर गए हैं, ये दोनों कितना दूर दूर गए हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा था। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो बहुत दूर दूर हो जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो टूटेगा तो, लेकिन इनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम रहेगा। जरा समझिएगा बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये समझने वाली बात है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो यही पांचों को बहुत दूर दूर तोड़ देगा, दूर दूर टूट जाएंगे, यानी कि ये डेल्टा जीरो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर वीक फील्ड लिगेंड आया तो ये लेवल बहुत कम रहेगा, इन दोनों में बहुत एनर्जी कम डिफरेंस की रहेगी। तो वो यहाँ वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ लिगेंड क्या है और चार्ज ऑन मेटल आयन क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन अ सीरीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कभी कभी एक नंबर में आता है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो होती है जब हम लिगेंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड लिगेंड में जोड़ते हैं। जैसे आपने कार्बोनिल लिखा, साइनाइड लिखा, ये लिखा, तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स दिख रहे हो आप, ये इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इधर वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बड़ी मजेदार आई, कभी कभी अब ये यहाँ पे जो बात लिखी है एक और लिखनी चाहिए थी कि द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ पे जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है बाय इलेक्ट्रॉन, दे
फॉलो हुंड्स रूल, अफबा प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी कि पॉलीज एक्सक्लूजन तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे वो कहते हैं कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे होगी। जब आप 5 ऑर्बिटल, अब तक 5 भरते थे, जरा यहाँ देखें आप 1 मिनट, जब आपसे कहा जाता है कि 4 भरिए आप, 5 जब आपके ऑर्बिटल होते थे, यहाँ वाले 5 होते थे, तो आप सिंपल 1 2 3 4 5 भर दिया करते थे। हाँ, सब में एक एक आए, लेकिन अब कहानी चेंज होगी और यही जान है इस थ्योरी की। इसमें अगर 5 भरने हुए, इसमें अगर 5 भरने हुए या 4 भरने हुए, तो पहला 1 यहां आएगा, दूसरा 2 यहां आएगा, तीसरा 3 यहां आएगा, चौथा यहां आना चाहिए। तो चौथा तब यहां आएगा अगर इन दोनों में एनर्जी बहुत कम होगी, कम होगी तो चौथा वाला यहां आएगा। अगर इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया और दोनों में स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कूद के वहां जा ही नहीं पाएगा चौथा भरने के लिए। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग यही हो जाएगी। कहने का मतलब पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां आ जाएगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग हो जा रही है। अब पिछला मेरा वीडियो याद रखिए, हम कहते थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसकी पेयरिंग करा देता है, लेकिन पेयरिंग क्यों करा देता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा करा देता है। ये जो डी ऑर्बिटल है इसमें डी में स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है। जब स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है तो उसको मजबूरन वो कूद के नहीं जा पाता, तो उसको पेयरिंग करनी पड़ती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहा था? हमने कहा था कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो वो उसकी पेयरिंग करा देता है। लेकिन यहां तो कहानी थोड़ी सी आपको समझ में आई कि पेयरिंग क्यों कराता है। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड आया होता और 5 ही भरने होते, तो वीक फील्ड लिगेंड ने इसको कम तोड़ा होता तो पास पास रहते, पास पास होते तो 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब क्या समझ में आया? यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 अनपेयर्ड कहीं पे इलेक्ट्रॉन है तो हाई स्पिन के हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कहीं पे अगर वीक फील्ड लिगेंड आया तो स्प्लिटिंग कम होगी, एनर्जी कम होगी, तो जो लो सीएफएससी होगी दोनों के बीच में, और लो सीएफएससी होगी अगर, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने पड़े तो 1 2 3 4 5 आराम से भर जाएगा। यानी कि स्पिन कॉम्प्लेक्स की हाई होगी, पांचों के पांचों अनपेयर्ड। लेकिन वहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, यानी कि हाई सीएफएससी हो जाएगी। और अगर हाई सीएफएससी हो गई इन दोनों के बीच में ज्यादा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। चौथे को भी पेयर करना पड़ेगा, पांचवे को भी यहां आना पड़ेगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी अब इसमें एक ही अनपेयर्ड रह गया, तो ये लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स बन गया। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी जबरदस्ती, वो जैसे होंगे वैसे ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो पेयरिंग हो जाएगी, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसी बात को मैंने यहां समराइज कर दिया है कि अगर D4 आयन भरना है या D5 आयन भरना है तो कैसे भरे जाएंगे। मैंने D5 का एग्जांपल लेके समझाया आपको, 5 इलेक्ट्रॉन। तो वो कहेगा अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो जो डेल्टा 0 होगा वो लेस पेयरिंग कराएगा। मतलब डेल्टा, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग कराने की जरूरत ही नहीं होगी। इसको कहेंगे डेल्टा 0 इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा 0 इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो आराम से पेयरिंग नहीं होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने कोट कर रखा है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो सीएफएससी ज्यादा हो जाएगी, सीएफएससी ज्यादा हो जाएगी तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी तो डेल्टा 0 ज्यादा हो जाएगा। डेल्टा 0 जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा, और अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गया तो वो 1 2 3 नीचे वाला भर के चौथा पांचवा ऊपर नहीं जाएगा, वहीं पे पेयरिंग करनी पड़ जाएगी। उतना ऊपर कूद के जाएगा कौन? तो स्पिन जो होगी वो लो हो जाएगी। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये बात हुई आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैं लेके समझा दूंगा। लेकिन 2 टॉपिक, पहले टॉपिक खत्म करते हैं, सिलेबस खत्म करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। 2 टॉपिक और है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। कोई कॉम्प्लेक्स हमें कलर्ड क्यों दिखते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द, ये पर्टिकुलर अक्सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों दिखते हैं, रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। तो उसके पीछे भी यही डीडी ट्रांजिशन कहा जाता है। अब डिपेंड करता है कि 1 नंबर में पूछा है कि 3 नंबर में पूछा है। अगर 1 नंबर में पूछा है तो आप केवल इतना कहोगे कि बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन। लेकिन मैं थ्योरी आपको पहले समझा देता हूं कि डीडी ट्रांजिशन होता क्या है। मतलब मैं अब ये आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी खत्म हुई। अब आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा रहा हूं। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस
इसके रीजंस क्या हैं, क्यों कलर, किसी कॉम्प्लेक्स का कलर क्यों दिखता है, उसके पीछे क्या रीजन है। जो रीजन है इसके पीछे वो ये है साहब कि आपका जो ये, जब ये 5d ऑर्बिटल डीजेनरेटेड थे और जब लिगैंड अप्रोच करता है तो ये टूट जाता है, यानी जो d ऑर्बिटल है वो 2 में टूट जाता है। एक d ऑर्बिटल का सेट ये, एक d ऑर्बिटल का सेट ये। अब जब एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी आती है, तो उसमें से यहां पे पड़े हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहां पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लीजिए ये 2 या 3 इलेक्ट्रॉन या जो भी इलेक्ट्रॉन थे, वो एनर्जी ले करके उनको एनर्जी मिल जाती है। पहले तो कूदने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, अब वो कूद के यहां चले जाते हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी। अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इन पे पड़ी तो वो एच न्यू एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करके कूद करके ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ उसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन क्या हुआ कि व्हेन अ व्हाइट लाइट of certain frequency fall on any complex, any coordination complex, then the electron present in the lower state, lower d orbitals, they absorb energy and they jump to the higher energy of Eg. You may say in case of octahedral complexes the electron jump from T2g to Eg. Then what happens कि जो नहीं एब्जॉर्ब कर पाते वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि कॉपर के क्रिस्टल्स हमें हमेशा ब्लू दिखते हैं, इसका मतलब जो ब्लू लाइट वाली एनर्जी होगी उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, बाकी सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लू वाली करस्पॉन्ड करके रेडिएशन एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं तो वो उगल देते हैं, वो निकल जाती है बाहर, और जो इमिट कर जाती है उसी की वही हमें लाइट, वही हमें जो है वो कलर उसको हमें दिखता है क्योंकि वो विजिबल रीजन में फॉल करता है। इसी फिनोमिना को डी ट्रांजिशन कहते हैं। यानी डी ट्रांजिशन क्या होता है, जब आपकी जो विजिबल रेडिएशन व्हाइट लाइट पड़ती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर तो उसमें से वो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप करता है, जिसको डी ट्रांजिशन कहा जाता है, जंप करता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो इमिट कर देता है, उसके करस्पॉन्डिंग वो कलर विजिबल रीजन में फॉल करता है और वो कलर हमें उस कलर के हमें कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। तो दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन एंड दैट इज द कॉज ऑफ एग्जैक्टली दैट इज नोन एज रीजन बिहाइंड द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो ये बात आप समझिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, सिलेबस इसका खत्म होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब इस पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो हम लेंगे। 2 टॉपिक अगर आप कह सकते हैं छोटे छोटे 2 टॉपिक छूटे हुए हैं जिसको मैं अपने अगले लेक्चर में और साथ साथ में आपके कह सकते हैं हम कि अगले जो कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उस वीडियो में शामिल होंगे। इसके बाद एक वीडियो और आपके लिए आएगा, लेकिन आज ये वीडियो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस लगाइएगा। तो आपके जो 2 टॉपिक हैं वो बच गए, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, एक टॉपिक ये बच गया, और जो दूसरा टॉपिक बच गया वो बच गया बैक बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग। एक बैक बॉन्डिंग बच गई, और कुछ मैं एक छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये सारे के सारे आप खुद भी पढ़ेंगे तो आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ने बचे हुए हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसा डिस्कस हुआ है, जो नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस हुए हैं वो चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।